लोक कला वह कला है जिसमें हर संस्कृति, भाषा व परिवेशों में विभिन्नताएं होते हुए भी सभी एक दूसरे की पूरक होती हैं। हर समाज अपनी प्रसन्नता, खुशी को व्यक्त करने के लिए लोक गीतों, लोक नृत्यों तथा लोक कलाओं का सहारा लेता है। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि लोक कला शब्द का अर्थ क्या है। लोक अर्थात जनमानस और कला अर्थात कला की कोई विधा जिसमें विभिन्न रूपों को विभिन्न सामग्री धरातल का प्रयोग करते हुए किसी निश्चित समय, त्योहार या मांगलिक कार्य के समय पर प्रदर्शित व निरूपित किया जाता है, उसे लोक कला कहते हैं। लोक कला को निर्मित करने वाले कलाकार कोई भी प्रशिक्षित नहीं होते, बल्कि वे परंपरागत रूप से अपने पूर्वजों, बड़े बूढ़ों को देखकर लोक कला को सीखते हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहाँ अनेक प्रकार के त्योहार, व्रत, मांगलिक कार्य होते हैं, वहीं हर राज्य, हर भाषा, बोली, संस्कृति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी अपनी लोक कलाएं विद्यमान हैं। लोक कलाओं को निम्न वर्गीकरण से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, धार्मिक भावनाओं की संतुष्टि के लिए की गई अभिव्यक्ति पर आधारित लोक कला। दूसरा, मनोरंजनात्मक संतुष्टि के लिए निर्मित लोक कला। तीसरा, सांस्कृतिक अथवा व्यक्तिवादी भावनाओं पर आधारित लोक कला। और चौथा, आर्थिक अर्जन की भावना पर आधारित लोक कला। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने लोक कलाओं को दो भागों में बांटा है। पहला, भूमि पर चित्रित किए जाने वाली लोक कला, जिसमें चौक पूरना, रंगोली, मांडना, ऐपन, कोलम, अल्पना आदि आते हैं। और दूसरा, भित्तियों या दरवाजों पर अंकित की जाने वाली कला, जिसमें चीतड़, थापे, सांझी आदि लोक कलाएं आती हैं। अब बात करते हैं लोक कला के प्रचार और प्रसार की। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह महिलाओं की होती है। रीति रिवाज, धर्म को प्रसारित करने की जितनी भूमिका महिलाएं करती हैं उतनी पुरुषों की नहीं होती। हर धर्म, कर्म, व्रत सभी महिलाओं के बिना पूर्ण नहीं होते। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज हम देखते हैं समाज में हर वो लोक कला जिनमें महिलाएं संलग्न रहती हैं, वही लोक कलाएं आज फलीभूत हो रही हैं। अब बात करते हैं भारत में विभिन्न राज्यों में जितनी भी लोक कलाएं विद्यमान हैं और जितनी भी लोक कलाओं को आज हम देखते हैं, उनके ऊपर अब हम बात करेंगे और इन्हें राज्यवार देखेंगे कि किस स्टेट में, किस राज्य में कौन सी लोक कला प्रचलित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध लोक कला है उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है ऐपन का। ऐपन उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल की एक लोक कला है जिसे भूमि पर बनाया जाता है, जिसमें व्रत, बिंदु, व्रत, चक्र, ओम आदि मांगलिक चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐपन गेरू और पिसे चावल के सफ़ेद घोल, जिसे हम विस्वार कहते हैं, रोली आदि से बनाए जाते हैं। ऐपन के विविध रूप होते हैं जो विभिन्न अनुष्ठानों तथा मांगलिक कार्य में बनाए जाते हैं, जिसमें आचार्य चौकी, सरस्वती चौकी, जन्माष्टमी का पट्टा आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लोक कला की। हालांकि यह लोक कला राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ भूभागों में बनाई जाती है। हम बात कर रहे हैं सांझी लोक कला की। सांझी कुंवारी कन्याओं का अनुष्ठानिक व्रत है। सांझी माई को समृद्धि, उत्थान और उन्नति का प्रतीक माँ भगवती का रूप ही माना जाता है। सांझी को देवी रूप मानकर 9 दिन
या 16 दिन तक घर में निवास करवाया जाता है। यह 9 दिन तालाब से शुरू होकर तालाब में ही खत्म हो जाते हैं। जानकार बताते हैं कि सांझी बनाने, पूजने और विसर्जन की धार्मिक क्रियाएं उस समय शुरू की गई थी जब सांझी माई के साथ तालाब का महत्व जुड़ा था। गांव की महिलाएं तालाब की मिट्टी घर पर लाती थी। घर में ही इस मिट्टी से सांझी माई व उसके परिवार को बनाया जाता था। 9 दिन तक सांझी माई की पूजा के बाद गांव के बच्चे, महिलाएं आदि समूह के साथ गीत गाते हुए तालाब के किनारे पहुंचते थे और विधि विधान से सांझी माई का विसर्जन तालाब में किया करते थे। जानकार बताते हैं कि 2.5 दशक तक सांझी माई के साथ उनका भाई सांझा, आकाश में उड़ते तोते, वन में नाचता मोर, चमचमाते तारे, चांद, सूरज भी बनाए जाते थे। आधुनिकता के दौर में यह कला लुप्त होती जा रही है। अब हम सांझी का अर्थ देखते हैं। सांझी का अर्थ है सज्जा, श्रृंगार या सजावट। सांझी के अगर प्रकारों की बात करें तो फूलों की सांझी, गोबर की सांझी, सूखे रंग की सांझी, पानी के ऊपर सांझी, पानी के नीचे सांझी, यह सांझी के विविध रूप हैं। अगर हम सांझी लोक कला की उत्पत्ति की बात करें तो यह माना जाता है कि सर्वप्रथम राधा जी ने अपनी सखियों के साथ सांझी बनाई थी। ब्रज के लोगों ने राधा कृष्ण को रिझाने के लिए अपने घरों में सांझी बनाना आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रचलित चौक पूर्णा लोक कला की। चौक पूर्णा भी एक लोक कला है जिसे भूमि व दीवार पर बनाया जाता है। इसमें विभिन्न आलेखन बनाए जाते हैं जिन्हें आटे व चावल से बनाया जाता है। आमतौर पर यह महिलाएं होली, करवा चौथ, दीपावली पर घर के आंगन व दीवारों पर बनाती हैं। चौक पूर्णा 2 शब्दों से मिलकर बना है। चौक यानी वर्ग, पूर्णा यानी उसे भरना। अब बात करते हैं बिहार की लोक कला की, जिसमें प्रमुख नाम है अरिपन। अरिपन बिहार की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। मिथिला में जितने भी त्योहार, उत्सव होते हैं उन सब में आंगन व दीवारों पर चित्रकारी की प्रथा रही है। आंगन में जो चित्रकारी की जाती है उसे अरिपन या अल्पना कहते हैं। इसे बनाने से पहले चावल को भिगो दिया जाता है और फिर उसे पीस दिया जाता है, जिससे एक गाढ़ा सफ़ेद घोल तैयार हो जाता है, जिसे पिठार कहा जाता है। इसी पिठार से गाय के गोबर या चिकनी मिट्टी से लिपी गई भूमि पर महिलाएं अपनी उंगलियों से अरिपन बनाती हैं। प्रत्येक त्योहार के लिए अलग अलग अरिपन के डिज़ाइन, आलेखन बनाए जाते हैं। इसी से मिलती हुई एक दूसरी लोक कला है अल्पना, जिसे बंगाल में बनाया जाता है। अल्पना शब्द संस्कृत के ओलेपन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है लेपना। अल्पना को भी पारंपरिक त्योहारों व अनुष्ठानों के समय भूमि पर बनाया जाता है। इसमें भी चावल का लेप या चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें अल्पना, अरिपन, ऐपन, इन तीनों लोक कलाओं में कहीं ना कहीं जो तत्व समाहित हुए हैं या जो माध्यम है या जो पदार्थ इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें चावल एक प्रमुख उत्पाद है, जिसका प्रयोग लोक कला में मुख्य रूप से किया जाता है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की लोक कला की। जी हाँ, महाराष्ट्र की जो लोक कला सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग में आती है वह रंगोली है। रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है, लेकिन आज यह पूरे भारत की पहचान बन गई है। यह भी भूमि पर बनाई जाने वाली लोक कला है, जिसे रंगों, वनस्पति रंगों, खनिज रंगों, फूलों, रासायनिक रंगों से बनाया जाता है। गणेश चतुर्थी, दीपावली, गुड़ी पड़वा या कोई भी मांगलिक कार्य हो, महाराष्ट्र के घरों में रंगोली अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। आज अनेक प्रकार की रंगोलियों का निर्माण किया जा रहा है। आधुनिकता के दौर में
कहीं न कहीं रंगोली को भी आधुनिक बनाया जा रहा है और बाजारवाद ने इन सभी लोक कलाओं को अपने में समाहित कर दिया है। आज स्टिकर के रूप में हम सारी कलाओं को देख सकते हैं। भाग दौड़ वाली जिंदगी और भौतिकवाद ने हमारी इन लोक कलाओं को भी निर्जीव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात करते हैं अब महाराष्ट्र की दूसरी लोक कला वारली की। वारली लोक कला 1970 में पहली बार प्रकाश में आई थी। वारली महाराष्ट्र की वारली जनजाति की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है। यह चित्रकारी मिट्टी से बने अपने कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए करते हैं। यह चित्रकारी बहुत साधारण और बहुत ही कम रंगों का प्रयोग करते हुए निर्मित की जाती है। वारली लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार जिव्या सोमामसे हैं। जिव्या सोमामसे भारत के पहले आदिवासी कलाकार हैं जिनके चित्र 1975 में जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किए गए। 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा 5 रुपये मूल्य वर्ग का एक डाक टिकट भी वारली पेंटिंग पर जारी किया गया था। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की लोक कला कोलम। तमिलनाडु में रंगोली को ही कोलम कहा जाता है। यह भी भूमि पर बनाई जाने वाली लोक कला है। कोलम बनाने के लिए सूखे चावल के आटे को अंगूठे व तर्जनी के बीच रखकर एक निश्चित आकार में गिराया जाता है, जिससे कोलम बनाई जाती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की ही एक अन्य कला पुलोकोम की। इस रंगोली को बनाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। पुलोकोम में उन फूलों का सहारा लिया जाता है जिनके फूल पत्तियां जल्दी नहीं सूखते हैं। गुलाब, चमेली, गेंदा, परंतु रंगोली के किनारों को सजाने में पूरे फूल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं केरल की लोक कला कलमेजुथु की। कला का यह रूप आर्य द्रविड़ आदिवासी परंपराओं का बहुत सुंदर चित्रण है। यह अनिवार्य रूप से आनुष्ठानिक कला है जिसका प्रचलन केरल के मंदिरों और उपवनों में, जहां फर्श पर काली देवी और भगवान के चित्र बनाए जाते हैं।